जय हिंद भारतवासियों। आज हम एक 10वीं क्लास के एक महत्वपूर्ण लेसन के बारे में बात करेंगे। सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी से अभिप्राय है किसी देश की शासन व्यवस्था में पार्टनरशिप करना, यानी उस देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जिम्मेवारी लेकर चलना। ये जिम्मेवारी कब मिलती है दोस्तों? जब किसी देश में किसी भी प्रकार से किसी भी धार्मिक समुदाय या फिर किसी जातीय आधार पर या किसी भाषीय आधार पर किसी को कमतर आंका ना जाए, यानी किसी को भी ये महसूस होना हो कि उसके अधिकारों की अवहेलना हो रही है। और हमारे देश की बात करें, हमारे देश में जो सत्ता होती है, शासन व्यवस्था होती है, उसमें सभी की भागीदारी रहती है। लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है और वहां पर सत्ता की भागीदारी जो है, साझेदारी जो है, केवल एक ही व्यक्ति के हाथों में होती है। जहां पर राजतंत्र होता है वैसा ही होता है। देखिए, इस लेसन में हम श्रीलंका और बेल्जियम दो देशों की बात करेंगे। और इन दो देशों में क्या हुआ था, भाषा के आधार पर जो था, देश में जो था, देश के जो हालात थे वो अच्छे नहीं थे। बेल्जियम और श्रीलंका जो दो देश हैं, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी और क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा से भी छोटा है। ऐसे ही श्रीलंका जिसकी आबादी लगभग जो है हरियाणा राज्य के बराबर है। दोस्तों, बात करते हैं श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, बेल्जियम कब आज़ाद हुआ। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अपने आप ही इसको पढ़ना है। और श्रीलंका देखिए एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका क्या है कि द्वीपीय देश का मतलब होता है जो चारों ओर से समुद्र से घिरा होता है, यहाँ ये लिखा हुआ है। और तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको पता है कि पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी ये श्रीलंका और भारत के बीच में ही है। और ये यहाँ पर से एक प्रश्न बन जाता है, बेल्जियम से लेकर चलते हैं कि बेल्जियम की जो बनावट है वो बहुत जटिल है। इसमें 59% जो हिस्सा है वो फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है, यानी फ्लेमिश इलाके में कौन सा कितना परसेंट रहता है, 59, और डच बोलता है। 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते जो फ्रेंच बोलते हैं। 1% लोग ऐसे हैं जो जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक तो हमें क्वेश्चन ये मिला कि बेल्जियम की राजधानी कौन सी है, ब्रुसेल्स से, तो इससे एक प्रश्न बनता है। और ऐसा ही जो है ये बेल्जियम का मैप है आप लोगों के सामने। एक प्रश्न यहाँ से भी आता है कि एथनिक या जातीय से आपका क्या अभिप्राय है। ये ध्यान से समझना है। ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग अलग मानता है, यानी यह साजिश संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। मान लेते हैं कि जैसे हमारे समाज में कुछ लोग हैं और अलग अलग धर्मों के अलग अलग भाषा के लोग हैं, तो क्या होगा, हम इंडिविजुअली तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर हम अपने अपने धर्म या अपने अपनी भाषा को महत्व देते हैं। और अपनी अपनी भाषा और अपने अपने धर्म को महत्व देने से क्या होता है, वहाँ स्थिति तनाव में आ जाती है। तो ऐसा ही है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ध्यान देना है। देश की ना सोचकर अगर हम अपने अपने बारे में सोचेंगे तो उस देश की स्थिति खराब हो जाएगी। ये श्रीलंका में तमिल और सिंहली भाषाओं के ऊपर है। वहाँ पर दो भाषाओं का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता था। अधिकतर सिंहली भाषाई जो लोग थे वो बौद्ध थे, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ जो थे हिंदू और मुसलमान थे। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% था और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते थे। देखिए, अब यहाँ पर अधिकतर ज़्यादा संख्या में सिंहली भाषी लोग थे जो बौद्ध थे, और तमिल भाषी लोग में कुछ हिंदू थे, कुछ मुसलमान थे। दोस्तों, आप समझ सकते होंगे, जहाँ पर ज़्यादा संख्या में लोग होंगे उनकी बातों को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। जैसे कि बेल्जियम में फ्रेंच और जर्मन और जो भाषा थी डच भाषा बोली जाती थी। श्रीलंका में बहुसंख्यावाद, ये देखिए हेडिंग से समझ में आ सकता है कि बहुत संख्या वाले
श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ, ये आप लोगों को पता होगा। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से। तो दोस्तों यहाँ से हम कर सकते, देखिए 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। 1956 में क्या हुआ, श्रीलंका में जैसे कई भाषा बोली जाती थी तो वहाँ पर सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया गया। जैसे हमारी भाषा कौन सी है दोस्तों, हिंदी भाषा है, राजभाषा हमारी कौन सी, हिंदी। और जो संविधान बना तो उसमें सिंहली को प्राथमिकता दी गई। तो इस तरीके से हमारा ये श्रीलंका और दो देशों के बारे में ही पढ़ना, हमें इसमें ज़्यादा नहीं जाना है। और यहाँ पर देखिए स्थिति क्या हो जाती है, यहाँ पर पढ़ते हैं श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियाँ बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्ता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। अब जैसे ही सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया 1956 में, तो जो तमिल भाषा के लोग थे उनको ये लगा कि उनका कहीं ना कहीं अपमान हो गया है, और वो इस बात को लेकर क्या सोचने लगे कि एक तो हमें तमिल को राजभाषा बनाना है और क्षेत्रीय स्वायत्ता हासिल करनी है, यानी हमें अपने अनुरूप जीने की जो सरकार से उम्मीद है, यानी श्रीलंका हमारा और हम अपने तरीके से रहेंगे उस तरीके से। और शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया गया। मान लेते हैं कि 100 आदमियों में से 60% लोग जो है सिंहली भाषा वाले थे और 40% लोग जो थे वो तमिल भाषा वाले थे। उनका ये मानना था कि जो ज़्यादा सिंहली भाषा वाले लोग हैं उनको ज़्यादा रोज़गार के अवसर मिलते हैं, उनको शिक्षा का अधिकार हमसे ज़्यादा है, तो हमें भी उनकी बराबर जो है इक्वलिटी में रखा जाए। अब जब इस तरीके की बातें उठती हैं तो उस देश में गृह युद्ध की शुरुआत हो जाती है। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईमेल सरकार की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। श्रीलंका में दो समुदाय के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया और यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं क्या हुआ, तो हम बहुत आसानी से बेल्जियम की समझदारी क्या रही दोस्तों, इसको पढ़ना आप लोगों ने, बिल्कुल आसान सी बात है, ये लिखना भी है, नोट भी करना है इसके बारे में अपने अपने। देखिए मैं यहाँ पर एक बात और बता दूँ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी भाषा को लेकर। हमारे हरियाणा राज्य का गठन भी भाषा के आधार पर हुआ है। 1966 में पंजाब का जो हमारा पार्ट था, पहले हरियाणा जो पंजाब का पार्ट था, वो भाषा के आधार पर ही हुआ है। और ऐसा ही आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पर ही हुआ था वहाँ पर भी। और आज भी जो है दक्षिण भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जो हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा मानने से ऐतराज़ करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया, खलील की उलझन कैरेक्टर को आप समझ कर करेंगे। ये आ गया आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। दोस्तों इसमें जो पॉइंट दिए हुए हैं ये आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। और 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि शासन जो है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच बटा होता है। शक्तियाँ अलग अलग होने के बाद, एक केंद्र की शक्ति होने के बाद भी अलग अलग शक्तियों के रूप में कार्य करती हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा है सत्ता का बंटवारा, और हमने ये भी पढ़ा है कि जो शासन होता है क्षेत्रीय और केंद्रीय सरकार पर बटा होता है। क्षेत्रीय सरकार अलग तरीके से शासन चलाती हैं, केंद्र सरकार पूरे देश के लिए काम करती हैं। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चनों की बात करें तो हम आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है, इनसे प्रत्येक का उदाहरण भी दें। वही हमने जो पढ़ा था सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है,
भारतीय श्रम में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताइए। इस अध्याय को पढ़ने के बाद 3 छात्रों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाले। आप इनमें से किसी सहमत और क्यों ये पढ़ना आप लोगों को। बेल्जियम में ब्रुसेल्स के निकट स्थित शहर मर्चटम में मेयर ने यहाँ के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताया। यह आसान सा लेसन है, आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और इनके क्वेश्चन आंसर कम से कम हम 3-4 बार पढ़ेंगे तब जाके हमारे क्वेश्चनों के आंसर निकल पाएंगे। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है और हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा और आपके नॉलेज के हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है। तो अरे बच्चों, कोई समस्या आती है तो उसका एक ही उपाय होता है कि हम उस समस्या को अंदर की से यानी उसकी गहराई तक उसको समझें और फिर उसकी इमेज करें, कल्पना करें ऐसा क्या हुआ था। तो ये रियलिटी है, रियलिटी को हमें इमेज करना होता है और फिर समझना होता है। तो इसी के साथ जय हिंद।